सिटी चैनल के दर्शकों की सेवा में मैं सतीश अग्रवाल एक बार फिर उपस्थित हूँ हमारी लोकप्रिय स्वास्थ्य श्रृंखला हेल्थ केयर के साथ। चैनल के प्रबंध संपादक डॉक्टर चंद्रभाई सोजेते जी, इनका अनुरोध है कि वर्तमान में जारी कोरोना और कोविड महामारी में हम जितने विशेषज्ञों का मत ले सके, उनकी सलाह ले सके, हमारे दर्शकों के उपयोगी सिद्ध हो। मित्रों, आज इसी चर्चा के लिए जिन विशेषज्ञों ने बुलाए, हम अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझते हैं कि आज हमारे साथ उपस्थित हैं। मैं उनका परिचय करूँ। आज हमारे साथ मुंबई डॉक्टर बेला वर्मा जी उपस्थित। मैं स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्ते। डॉक्टर बेला जी का परिचय कि पूरे भारत, महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे भारत के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज जे की ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट है और महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में जो कोविड के विरुद्ध टास्क फोर्स गठित की है, उनकी ये मेंबर है। मैं विषय की ओर मुड़ते हैं तो सबसे पहली बात तो ये कि जिस तीसरी वेव, थर्ड वेव की जो आशंका बताई जा रही है, वो कहाँ तक सही है? जी, जो देखा गया है इस साल कि कई विदेशों में तीसरी लहर भी आई है, चौथी लहर भी आई है कोविड के पैंडेमिक की, इस महामारी की। इसलिए ये अनुमान लगा जा रहा है कि इस वक्त भारत में दूसरी लहर चल रही है और शायद ये 1 महीने में खत्म हो जाए और इसके बाद ऐसा अनुमान है कि 2-3 महीने बाद शायद भारत भी एक तीसरी लहर देख सकता है। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है, इसलिए हम सब इस बात के लिए सतर्क हैं और हम अब अपनी तैयारी कर रहे हैं। आपने कहा कि हम तैयारी कर रहे हैं, जैसे मैंने परिचय में कि आप टास्क फोर्स के मेंबर हैं, तो हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे क्योंकि सेकंड वेव में हमने देखा कि थोड़ी सी हमारी स्वास्थ्य जो यंत्रणा थी चरमरा गई थी और लोगों ने कहा कि इसके लिए शायद हमारी पूर्व तैयारी नहीं थी या बहुत ज्यादा नंबर बढ़ गए थे। क्या जो भी हमारी तीसरी तैयारी थी, तीसरी वेव के लिए हमारी तैयारी क्या? जी, तो ये जो टास्क फोर्स है महाराष्ट्र का, ये पीडियाट्रिक टास्क फोर्स भी बनाया गया है 15 मेंबर्स का। ऑलरेडी एक एडल्ट टास्क फोर्स है जो सब अपना कार्य कर रहा है। इसी तरह से 15 मेंबर का एक पीडियाट्रिक या बाल रोग तज्ञ का टास्क फोर्स बनाया गया है। हमारा लक्ष्य ये है कि हम, अगर ये तीसरी लहर आती है तो हमारी पूरी तैयारी रहे। जैसे हमने देखा कि ये दूसरी लहर में बहुत ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं और उसके साथ बच्चों के भी संक्रमण की नंबर बढ़ी है, बहुत सारे बच्चों को भी संक्रमण हुआ है। ऐसा अगर हुआ तो तीसरी लहर में हमारी तैयारी रहेगी कि टास्क फोर्स ने एक प्रशिक्षण के लिए मॉड्यूल बनाया है जहां हम आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, मेडिकल ऑफिसर्स, जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं और जो पीडियाट्रिशियंस हैं, जहां तक हमारी पहुंच हो, हम पूरे महाराष्ट्र में इनका प्रशिक्षण कर सकें। दूसरा, हमारी यह तैयारी है कि सरकारी और निजी अस्पताल जो हैं, जैसे नर्सिंग होम है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, हम यहाँ पे अपना तैयारी कर रहे हैं कि यहाँ पे बेड्स कम नहीं पड़े, यहाँ ऑक्सीजन कम नहीं पड़े। अगर बच्चों में ये संक्रमण बढ़ा और बच्चों को भर्ती करना पड़ा तो हमारे पास ये सारी चीजें उपलब्ध होनी चाहिए, इंक्लूडिंग मेडिकेशंस, जो दवाइयों की जरूरत है या जो इक्विपमेंट्स की जरूरत है। तो जो टास्क फोर्स का लक्ष्य है वो है प्रशिक्षण, अस्पतालों में तैयारी बच्चों के लिए, दवाइयों की तैयारी, ऑक्सीजन के पूरक होने का अनुमान जो है, ये सब हमारा कर्तव्य है देखने के लिए। तो ये हम पीडियाट्रिक टास्क फोर्स अपनी तरफ से सरकार के साथ सहभाग होके काम कर रहे हैं। आपकी बातचीत में जो आ रहा है कि बच्चों में एक जो आशंका है उसकी हम तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ऐसा क्या लगता है कि तीसरी लहर में बच्चे ज्यादा प्रभावित होंगे? जी, ऐसा है कि हम देख रहे हैं कि पिछले साल के मुकाबले दूसरी लहर में बहुत सारे लोगों में संक्रमण हुआ है और इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि बहुत से युवा पीढ़ी और बड़े लोग जो हैं अब अपने काम के लिए, दफ्तर के लिए निकल चुके हैं। दूसरा है कि एक लापरवाही आ गई है, लोग बाग ठीक से मास्क नहीं पहन रहे हैं, फंक्शंस हो रहे हैं, जहाँ पे भीड़ भाड़ का इलाका है वहां पे लोग जा रहे हैं। तो इस वजह से, क्योंकि बचाव, इस बीमारी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, खाली बचाव है तो मास्क लगाना, दूरी रखना और बार बार अपने हाथ धोना, जिससे वो गंदे हाथ अपने चेहरे पे ना लग सके। तो अब ये जो बातें नहीं फॉलो हो रही हैं,
इसी कारण से सेकेंड वेव में बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों में संक्रमण हुआ है। तो इसी वजह से जो हम कह रहे हैं कि तीसरी लहर में शायद और भी ज्यादा लोग और बच्चों का संक्रमण देखा जाएगा, तो हमारी यही सबको सलाह रहती है कि जो हम पिछले 15 महीने से कह रहे हैं उनको फॉलो कीजिए, तो शायद हम ये तीसरी लहर रोक पाएंगे। क्योंकि कई विशेषज्ञों का ऐसा कहना है कि पहली और दूसरी लहर में जंतु बदलाव से म्यूटेशन हुआ। तो क्या ये एक संभावित कारण हो सकता है कि शायद तीसरी लहर में और जंतु बदल जाए? जी, जी, ये भी एक कारण देखा जा रहा है कि जो संशोधन किया गया है कि ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएंट स्ट्रेन्स हैं या म्यूटेशंस जो हैं वायरस के देखे जा रहे हैं, उसमें से एक डेल्टा स्ट्रेन देखा गया है, जो कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है और इतना इन्फेक्शियस है कि पूरे-पूरे परिवारों को ये संक्रमण हुआ है। तो ये भी एक कारण है कि ये बहुत जल्दी फैलता है और बहुत ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व किया है, बहुत ज़्यादा लोग बीमार हुए हैं। इस इन्फेक्शियस स्ट्रेन की वजह से भी। तो हो सकता है कि आगे आने वाला स्ट्रेन शायद से ज़्यादा इन्फेक्शियस हो और बच्चों में ज़्यादा असर करे, तो इसके लिए हमारी पूरी तैयारी होना ज़रूरी है। जी, बिल्कुल। मैम, आपके बोलने में आया कि हम लोग आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और जनरल प्रैक्टिशनर यानी एकदम ग्रास रूट से हम लोग शुरू कर रहे हैं। जी, पहली बात तो ऐसा क्यों? दूसरा, इनको हम किस तरह से तैयार कर रहे हैं? जी, हम अब जो हमने ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया है, वो ट्रेनिंग मॉड्यूल एक बहुत सिम्प्लिफाइड या एक बहुत सरल तरीके में हम उनको सिखा रहे हैं कि अगर किसी बच्चे को बुखार, खांसी, सर्दी होती है, तो हम उसमें कैसे देखें, बच्चे में क्या लक्षण देखें कि हम ये देख सकें कि ये कोविड की वजह से है या नॉन कोविड इलनेस है, क्योंकि बच्चों में सर्दी, खांसी, बुखार आना बहुत आम बात है और कई कारण से आ सकता है। अभी मानसून आ रहा है तो हम देखेंगे कि डेंगू, मलेरिया, लेप्टोस्पायरोसिस, टाइफॉइड, ये सब बढ़ जाते हैं केसेस। तो एक तो जो बच्चों में लक्षण देखे जाएंगे, दूसरा, अगर परिवार में किसी को कोविड है और बच्चे में कोविड होने की संभावना है, तो हम इस बच्चे का ट्रीटमेंट कैसे कर पाएंगे, यानी इस बच्चे को क्लासिफाई या ट्रायाज कैसे कर सकेंगे कि इस बच्चे को सौम्य बीमारी है, मध्यम गति की बीमारी है या तीव्र या गंभीर स्वरूप की बीमारी है। तो मेन एम यह भी है कि जिस बच्चे को सौम्य बीमारी लग रही है, उसको हम घर पे ही होम बेस्ड ट्रीटमेंट दे सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं। जिसको हमें मध्यम बीमारी लग रही है, वो बच्चे को शायद पीडियाट्रिक कोविड हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़े और जिस बच्चे को गंभीर स्वरूप की बीमारी लग रही है, उस बच्चे को शायद आईसीयू का केयर लगेगा। तो ये एक जो जल्दी से निदान करना है और ट्रायाज करना है, जिससे जल्दी इलाज शुरू हो सके, तो हम ये ग्रास रूट वर्कर से डॉक्टर्स तक, पीडियाट्रिशियंस तक या इंटेंसिविस्ट तक, ये एक सिंप्लीफाइड मॉड्यूल है जो हमने आंगनवाड़ी वर्कर के लिए मराठी में बनाया है और हमने पीडियाट्रिशियंस और इंटेंसिविस्ट इनके लिए भी अलग मॉड्यूल बनाए हैं और ये ट्रेनिंग ऑलरेडी हमारी 1 जून से शुरू हो चुकी है। हम ऑनलाइन जूम वेबिनार्स के द्वारा ये मीटिंग्स और ये ट्रेनिंग्स ले रहे हैं। मैं जो समझा हूँ कि जो पहली बार जो उनका सामना होगा तो डायरेक्ट वो पीडियाट्रिशियन इंटेंसिव से नहीं होगा, तो जिन लोगों से होगा तो उनको हमने सिखाया है कि पहला तो वर्च कर कि कोविड है या नहीं है, और है तो किस स्वरूप का है, ताकि उन लोगों तक वो रेफर कर सकें। जी, मैम, आपने कहा कि सौम्य स्वरूप का है तो वो घर पे होम आइसोलेशन रहेंगे, तो निश्चित तौर से कि वहाँ पर उनके पेरेंट्स साथ में होंगे। अब जी, जैसे हमने पिछले दोनों वेव में देखा कि सौम्य से मध्यम, मध्यम से तीव्र, माइल्ड से मॉडरेट, मॉडरेट से सीवियर जाने में भी बहुत समय नहीं लगता है। तो हम पालकों को ऐसी क्या सूचना देंगे कि वो माइल्ड से मॉडरेट, सौम्य से मध्यम स्वरूप में, तीव्र स्वरूप में जा रहे हैं, तो उन्होंने घर पे किस तरह से चीजों को पहचानना चाहिए? जी। जो सौम्य टाइप स्वरूप का बीमारी रहेगी कोविड की, उसमें बच्चे को मामूली बुखार रहेगा और जब बुखार नहीं है तो बच्चा ठीक से खा पी रहा होगा, खेल रहा होगा, अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज कर रहा होगा। उस वक्त घर पे जो होम आइसोलेशन है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है कि घर में अगर कोई बड़ा बूढ़ा हो, उनको अलग कर दिया जाए और जो माँ है वो छोटे बच्चों के साथ रह सकती है, मास्क पहन के अपने छोटे जो 2 साल के कम उम्र के बच्चे हैं, उनका स्तनपान भी चालू रख सकती है। दूसरा, बुखार के लिए पैरासिटामोल देना है और बच्चों को बारंबार पानी पिलाते रहना है, पौष्टिक आहार देना है, जिससे ये बीमारी उनको जल्दी से ठीक हो जाए। इसके अलावा कोई ज्यादा ट्रीटमेंट माइल्ड के लिए नहीं है, बट हाँ, रेड फ्लैग साइंस या जो हम धोखादायक लक्षण बोलते हैं, ये जरूर हम माँ बाप को बताएंगे या आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर इनको बताएगी
फैमिली को कि अगर बच्चे को बहुत तेज बुखार 2 दिन से 3 दिन से ज्यादा चल रहा है, बच्चा सुस्त लगने लगा है, खा पी नहीं रहा है, अगर उसे जुलाब उल्टी होने लगे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, किसी टाइप की रैश आ गई है यानी लाली सी रैश आ गई है शरीर पे, या वो बच्चा बिल्कुल ही बेहोश हो रहा है या फिट आ रही है, आंकड़ी आ रही है, तो ऐसे बच्चे के ये जो लक्षण हैं, तो उसे तुरंत अस्पताल लिया जाए और भर्ती किया जाए, जिससे उस बच्चे का इलाज ठीक तरह से हो चुके। यूजुअली हम लोग इन बच्चों में आरटीपीसीआर नहीं करवाते हैं। अगर ये अवेलेबल है इजीली तो रैपिड एंटीजन टेस्ट और आरटीपीसीआर करवा सकते हैं। नहीं तो हम ये मान के चलते हैं कि ये बिल्कुल मध्यम बिल्कुल सौम्य रूप का आजार है और इसको ये ठीक हो जाएगा 5-7 दिन में। लेकिन अगर ये सब लक्षण देखे जाएं तो इस बच्चे का तपास भी होना जरूरी है, इलाज भी होना जरूरी है और उसके लिए उसको भर्ती करना चाहिए। तो घर पे ही माँ बाप मॉनिटर कर सकते हैं, जैसे टेम्परेचर देख सकते हैं अगर उन्हें थर्मोमीटर है घर पे, या उस बच्चे का SpO2, आजकल सबके पास पल्स ऑक्स है, तो राइट हैंड पे वो पल्स ऑक्स लगा के अगर वो पढ़ सकते हैं सैचुरेशन, या उसका फोटो व्हाट्सएप पे अपने डॉक्टर या आशा वर्कर के पास भेज सकते हैं। बच्चा कितनी बार पेशाब कर रहा है यानी 6 बार से कम कर रहा है 24 घंटे में, तो वो एक सीरियस बात हो जाती है। अगर उसके श्वास की गति बढ़ रही है, वो श्वास लेने में कुछ मुश्किल उसको आ रही है, तो ये जो सारे लक्षण हैं, ये माँ-बाप और आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर इन सब का मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पालकों ने एक तरह से इनका एक चार्ट बनाना चाहिए, जिसमें इस चीज़ को वो जी, कुछ घंटों से उन्होंने नोट करना चाहिए और जैसा आपने बताया कि जी, जिन लक्षणों को उन्हें ध्यान देना चाहिए। मैं जी, आपने कहा टेस्ट का, तो बहुत बार ये अनुभव आया कि जैसे हम पालकों को बोलते हैं कि इसकी यानी टेस्ट करानी कोरोना की, चलो जो डॉक्टर बदलते हैं बजाय टेस्ट करने के। तो कुछ पालकों का ये अनुभव है कि सब टेस्ट तो नहीं कराते हैं, पर जो आप आवश्यक प्रिकॉशंस बोल रहे हैं, वो घर पे ले लेंगे। तो ये कहाँ तक उचित है? जी, टेस्ट मैंने जैसे कहा कि जब हमें बहुत ज़्यादा शक है कि घर में ऑलरेडी कोई कोविड पॉज़िटिव एडल्ट है और बच्चे को बुखार आ रहा है, तो हम ये मान के चलते हैं कि शायद इस बच्चे को भी कोविड इन्फेक्शन हुआ है। अगर उनको ये टेस्ट नहीं करना है, तो ज़बरदस्ती की बात नहीं है, खासकर सौम्य सौम्य स्वरूप के जो आज़ार होता है या बीमारी होती है। लेकिन अगर उसमें दूसरे लक्षण देखे जाने लगे, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कुछ ब्लड टेस्ट करे जाएँ। सिर्फ़ कोविड के लिए ही नहीं, मलेरिया, टाइफॉइड, डेंगू के भी टेस्ट करने पड़ सकते हैं क्योंकि बुखार 3 दिन से ज़्यादा है। और ये जो सारी बीमारियाँ हैं, इनके सारे लक्षण ओवरलैप होते हैं। एक जैसे लक्षण होते हैं शुरू में 3-4 दिन में, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है और हर एक का इलाज अलग है। तो इलाज अगर हमें सही करना है, तो टेस्ट करना ही पड़ेगा। यानी जो शुरुआत के सिम्पटम्स शरीर के होते हैं, तो हम बीमारी सिर्फ लक्षणों से नहीं पहचान पाएंगे, सिर्फ टेस्ट जरूरी है। जी, और अगर वो आरटीपीसीआर जो रैपिड एंटीजन आप कह रहे हैं, अगर बच्चे का जहाँ आवश्यक लग रहा है, तो इसके लिए जरूरी रहता है अगर पता चला कि पॉजिटिव है, तो शायद हमारी केयर में फर्क पड़े और वो दूसरों को इन्फेक्ट, जैसे आपने कहा घर में जो बुजुर्ग लोग हैं, दादा दादी नाना नानी, उन तक वो इन्फेक्शन नहीं पहुंचे। जी, मैं जहाँ शुरुआत आपने की थी कि जहाँ जो हमारी सावधानियां हैं, जो हमारे प्रिकॉशंस है, प्रिवेंटिव मेजर्स है, लोगों ने उसके प्रति लापरवाही की, उपेक्षा की है, तो इसीलिए दूसरी लहर आई। तीसरी लहर में हम जी। लोगों से किस तरह के व्यवहार की अपेक्षा करते हैं कि ताकि ईश्वर करे लहर नहीं आए? जी, हम सब डॉक्टरों की और सरकार की भी यही हम सबसे निवेदन करते हैं, क्योंकि बड़े लोगों को देख के ही छोटे बच्चे सीखते हैं और वैसा ही व्यवहार फॉलो करते हैं। तो बड़े लोगों को जैसे हम अगर वो घर से बाहर निकल रहे हैं, तो अच्छी क्वालिटी का मास्क पहने, अगर हो सके तो डबल मास्क पहने, क्योंकि ये जो इन्फेक्शियस स्ट्रेन है, इससे बचाव के लिए डब्ल्यूएचओ ने भी कहा है कि डबल मास्क पहना जाए। तो डबल मास्क पहने, अपने साथ सैनिटाइज़र लेके जाएँ, क्योंकि बाहर अगर साबुन से हाथ धोने की सुविधा नहीं है, तो वो सैनिटाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 एमएल की क्वांटिटी लेके दोनों हाथों को उसी तरह रगड़ना है, जैसे हम साबुन से धोते हैं, कम से कम 20 सेकंड तक। और जहाँ पे साबुन और पानी उपलब्ध है, तो वहाँ पे साबुन और पानी से बराबर से हाथ धोना है 20 से 30 सेकंड तक, जो पूरी प्रक्रिया है वो पूरी करनी है। तो मास्क है, बार-बार हाथ धोने हैं और तीसरी बहुत ज़रूरी बात जो है कि हम कहते हैं कि आप थोड़ी दूरी मेंटेन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग, शारीरिक दूरी या सामाजिक दूरी रखिए।
जो भीड़-भाड़ वाले फंक्शंस हैं वो नहीं करें, जिससे ये बीमारी नहीं फैले, बहुत लोगों में संक्रमण नहीं फैले। अगर वो ये नियमों का पालन करेंगे तो बच्चे भी यही सीखेंगे और बच्चे भी उसे फॉलो करेंगे। दूसरी बात ये है कि अब वैक्सिनेशंस आ गए हैं, वैक्सीन आ गई है, लसीकरण हो रहा है, तो अपने उम्र के हिसाब से जिनका जो वैक्सिनेशन ड्यू है, बड़े लोगों से यही विनती है कि वो जाके अपने वैक्सिनेशन पूरे करें। तो इससे भी कुछ मात्रा तक संक्रमण में कंट्रोल किया जा सकता है। और तीसरी बात ये है कि आजकल हमने देखा है कि पिछले 15 महीनों में स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, तो बच्चे घर पे ही हैं, निराशजनक हो रहे हैं, या बड़ों की नौकरी चली गई है, घर में काफ़ी दिक्कतें देखी जा रही हैं, या फिर परिवार का कोई शख्स या कोई प्रियजन पास के रिश्तेदार का प्रियजन गुज़र गया है कोविड से। तो इससे क्या होता है कि नेगेटिव एनवायरनमेंट या एक नकारात्मक एनवायरनमेंट हो रहा है घर में। तो बड़े लोगों को इन बातों की ज़्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए, बारंबार चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सभी नेगेटिव बातों का थोड़ा बहुत असर या काफ़ी हद तक असर बच्चों पे भी पड़ता है। वो ऑलरेडी अपने फ्रेंड्स को मिस कर रहे हैं, अपना खेलना, जो बाहर जाके खेलते थे, स्कूल जाते थे, वो ऑलरेडी मिस कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई पसंद नहीं आ रही है। तो इसके लिए ये जो नेगेटिव एनवायरनमेंट है, इसमें भी थोड़ा कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। माँ-बाप को एक खुशनुमा माहौल रखिए घर पे, बच्चों के संग खेलिए, उनके संग थोड़ा वक़्त बिताइए, उनकी बातें सुनिए, जिससे बच्चों के ऊपर ये मानसिक प्रभाव ज़्यादा ना पड़े। बड़े लोग भी प्रभावित हो रहे हैं, हम लोग भी प्रभावित हो रहे हैं जो डॉक्टर्स हैं। तो इसी तरह से बच्चों पे भी थोड़ा बहुत असर देखा जा रहा है, और वो क्या कहते हैं, डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। तो उन्हें भी काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत पड़ रही है, जैसे एडल्ट्स को पड़ रही है। तो बच्चों पे ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि हमारा बच्चे के व्यवहार में कुछ बदलाव तो नहीं लग रहा है, वो अपनी तरफ अकेलेपन में तो नहीं रहता है, या बहुत ज़्यादा मोबाइल पे तो चिपका हुआ नहीं रहता है। तो उनका जो वक़्त है वो सही तरीके से उपयोग हो घर पे, और वो खुश रहें बच्चे। तो इस बात पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है पालकों का। तो अगर इसको संक्षिप्त में कहें तो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी पालकों की है कि बच्चे उनका अनुकरण करते हैं, उनको मिमिक करते हैं। जिस तरह का व्यवहार वो जी, कर रहे हैं, चाहे वो अपने भाषा से हो या अपने व्यवहार से हो। तो इन सब पे जी, थोड़ा संयम रखते हैं, आदर्श व्यवहार उनके सामने करना चाहिए। आपने कहा कि जी, उसकी लड़ी तो सभी के साथ है, लेकिन अगर उसको हम अपने चेहरे पे एक हँसी, एक खुशी बना के रखें तो सकारात्मकता रहेगी। जी, मैं बहुत सार्थक चर्चा आपके साथ में हुई, लेकिन समय की अपनी सीमा है। तो कार्यक्रम के अंतिम मोड़ पर हम हमारे एक्सपर्ट के स्वभाव का वह एस्पेक्ट वह पहलू सामने लाते हैं जो सामान्यतः दिखता नहीं है। आपको हर बार कॉन्फ्रेंस में मीटिंग में हमेशा मैं बहुत खुश व्यक्तित्व के रूप में देखता हूँ। आप अपने बारे में क्या आकलन करते हैं कि आप अपना एक गुण या क्वालिटी क्या मानते हैं? और एक कमी, मैं अवगुण नहीं कहूँ, कमी डिफरेंशिएशन क्या मानते हैं? जी, जो मैं अपने आप में एक अच्छाई मानती हूँ वो ये है कि कोई भी बात हो या कोई भी इंसिडेंस हो, मैं हर वक़्त उसका मूल्यांकन करती हूँ, और मैं सिक्के का दोनों पहलू देखती हूँ। तो मैं वन साइडेड डिसीजन नहीं लेती हूँ। यूजुअली मैं दोनों बातों को समझती हूँ, या किसी इंसान के बारे में भी अगर कहें या किसी वाकया के बारे में कहें, तो मैं वो दोनों पहलू देखती हूँ, और उसके बाद उस बात को समझने की कोशिश करती हूँ या डिसीजन लेती हूँ। तो मैं क्या कहते हैं कि बहुत जल्दी डिसीजन लेके पछताती नहीं हूँ। मैं सोच समझ के एक डिसीजन लेती हूँ। तो ये मैं अपने आप में एक अच्छी क्वालिटी मानती हूँ, और जो मुझ में एक थोड़ी-सी आप कह सकते हैं कि कमी नहीं या अवगुण नहीं, जैसे आपने कहा कि हाँ, एक बात ये है कि मैं अगर कुछ एक्सपेक्ट करती हूँ लोगों से, तो मैं वो चाहती हूँ कि वो एक सही ढंग से पूरे तरह से अच्छे से हो, और अगर वो नहीं होता है तो उस वक़्त मुझे थोड़ा-सा गुस्सा या चिड़चिड़ापन आता है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन रहती है कि हर कोई अपना 100% देगा और बहुत अच्छा काम करके दिखाएगा। तो एक वो जो परफेक्शनिस्ट की जो हमारी दृष्टि रहती है, उस तरह से मैं दूसरों को, सामने वालों को देखती हूँ, और फिर ये शायद गलत भी होगा कभी-कभी, क्योंकि हर कोई अपने जैसे काम नहीं कर सकता है। जैसा हम चाहते हैं वैसा हमेशा नहीं हो सकता है।
तो वो एक छोटी-सी मेरी नेगेटिव क्वालिटी आप कह सकते हैं। मैं इसको नेगेटिव नहीं कहूँगा क्योंकि जब आप एक्सपेक्ट करें कि सामने वाले को जो काम दिया गया है, निर्धारित काम है, उसे पूरी तरह से करना चाहिए। आपने शब्द जी, लाया परफेक्शनिस्ट, तो इसका मतलब जो आप खुद के व्यवहार में परफेक्शनिस्ट जैसा व्यवहार कर रही हैं, तो लोगों से अपेक्षा करती हैं, तो ये भी एक आपकी क्वालिटी हुई है। जी, और साथ में आपने कहा मैं जी। इतनी अकोमोडेटिव हूँ कि अगर नहीं कर पा रहे तो मैं सुसाइड भी कर देती हूँ। तो जी, ये बहुत टाइम मैं एडजस्ट करती हूँ। मुझ में सहनशीलता बहुत है और मैं मेरा गुस्सा बहुत ही शॉर्ट और टेम्परेरी होता है। वो तुरंत गायब हो जाता है, तो मैं बिल्कुल नॉर्मल हो जाती हूँ और मैं मन में किसी के लिए भी कड़वाहट कभी नहीं रखती हूँ, कभी नहीं रखती हूँ। बातें भूल जाती हूँ मैं। तो मैं आपके सहयोग को, आपके स्टूडेंट्स को बधाई दूँगा कि आपसे इतनी सारी चीज़ें सीखने जैसी हैं। दर्शकों, आज एक बहुत ही सार्थक चर्चा कोरोना तीसरी लहर, थर्ड वेव, इस पर डॉक्टर बेलाजी वर्मा के साथ एक सार्थक चर्चा संपन्न हुई। हमने कोशिश की कि कार्यक्रम आपको रोचक लगे, लेकिन इसके अंतिम निर्णायक आप हैं और इसके लिए स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर से आप हमें सूचना भेज सकते हैं। मैम, आपसे जो बहुत अच्छी जानकारी मिली, बातें करने में बहुत मन है, लेकिन अब विदा का समय हो गया और आपने जिस योग्य मार्गदर्शन किया, इसके लिए हृदय से मैं आपके आभारी हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्ते।